दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ अंडरवर्ल्ड से एक नई कहानी, नया किस्सा लेके। आज की कड़ी में हम वही किस्सा जारी रखेंगे जो दगड़ी चाल से जुड़ा हुआ है 90s। और इस किस्से में हम आज जिक्र करेंगे एक और जो आखिरी एक बड़ा आदमी, शार्प शूटर अरुण गवली का दायां बायां हाथ दलीप कुलकर्णी, डीके बॉस, उसके एनकाउंटर की बात भी आज करेंगे। और इसके पहले मैं छोटी सी एक अपील करनी थी, रिक्वेस्ट करनी थी। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे पिछले दिनों में काफ़ी सारी तस्वीरें भेजी थी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से ढूंढ के रखी थी। वो अनफॉर्चुनेटली मेरा फ़ोन ख़राब होने की वजह से वो तस्वीरें मिल नहीं रही हैं। तो मैं उनसे दोबारा एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पिछले 15-20 दिन में मुझे तस्वीरें भेजी गई थी वो प्लीज़ मुझे दोबारा भेज दीजिए, क्योंकि मैंने उसके पहले की तस्वीरें बड़ी मुश्किल से मैंने वो मोबाइल जो ख़राब हुआ था उसमें रिट्रीव की हैं, लेकिन 15-20 दिन की तस्वीरें नहीं मिल रही हैं किसी कारण से। वो डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा पुराने फ़ोन से नए फ़ोन में। तो ये एक दिक्कत थी जिसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ कृपा करके वो सब तस्वीरें मुझे आप दोबारा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, उन सब लोगों के पास मेरा नंबर है जिन्होंने भेजी थी, उसी नंबर पे वो सारी तस्वीरें एक बार दोबारा भेजने की आप प्लीज़ चेष्टा कीजिए। आप सबका थैंक यू। तो जारी रखते हैं दगड़ी चाल का किस्सा। 96 तक, 1996 तक दगड़ी चाल में सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जैसे ही 97 का साल आता है, मैंने पहले भी कहा था कि गवली गैंग को शिवसेना से दुश्मनी काफ़ी महंगी पड़ी। शिवसेना नहीं चाहती थी कि अरुण गवली और उसकी आउटफिट एक नया पॉलिटिकल मुखौटा पहन के मुंबई की गलियारों में किसी तरह का कोई घुसपैठ कर सके, क्योंकि शिवसेना का बेस और अरुण गवली की पार्टी का बेस एक ही था, मराठी मानुस। और वही मिल एरिया जो शिवसेना का गढ़ था, वहाँ पे सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था अरुण गवली और उसका गैंग। और आपको मैंने बताया पिछले एपिसोड में कि दो लोग जिन्होंने अखिल भारतीय सेना, शिवसेना के बराबर खड़ी हुई संस्था अखिल भारतीय सेना ABS, उसका जो डबोलकर और महात्रे जो उसके मेन स्तंभ थे, मेन पिलर थे, उन दोनों को मार गिराया गया, जो अरुण गवली के लिए बहुत बड़ा झटका था। और अरुण गवली ने अपनी बेटी को पॉलिटिक्स में लाया और खुद इलेक्शन लड़ा, MLA भी बना। लेकिन उस पर अंकुश लगाना शिवसेना के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उस इलाके में शिवसेना की मर्ज़ी के बिना अगर कोई आदमी जीतता है तो वो शिवसेना के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। और थोड़ी सिरदर्दी इसलिए भी थी कि जब अरुण गवली को मकोका के नीचे डिटेन किया गया तो वहाँ के जो MP थे शिवसेना के मेंबर पार्लियामेंट मोहन डावले, उन्होंने एक धरना दिया दगड़ी चाल के बाहर सरकार के एक्शन के खिलाफ। पहली बार मुंबई की पॉलिटिक्स और अंडरवर्ल्ड के इतिहास में ऐसा हुआ कि एक सिटिंग MP धरना दे रहा है कि आप एक बदमाश को डिटेन मत कीजिए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था अरुण गवली के लिए। और पुलिस, तीसरा जो सबसे बड़ा रोल पुलिस का होता है, उन्होंने भी सरकार के इशारों पे काम करते हुए एक एक करके अरुण गवली के लोगों को चुन चुन के मारना शुरू किया। हालांकि वो सारे के सारे एनकाउंटर किसी न किसी जो कॉन्स्पिरेसी होती है और फेक एनकाउंटर हुए, या वो किसी न किसी तरह वो चर्चा में रहे इसलिए कि देखने में एनकाउंटर लगते थे, लेकिन असल में शायद कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल मर्डर थे। तो इस किस्म का वो दौर था जिससे अरुण गवली निकलना चाहता था। और उन्हीं दिनों में उसने अपना वो जो T-शर्ट जीन की पैंट पहन के घूमना, दाढ़ी रखनी, लंबे बाल रखने, पी कैप्स लेना, गोल्फ का कैप्स टोपी लेना, काउबॉय हैट्स लेना, और बन ठान के जो रहता था वो उसने अपना मुखौटा चेंज करके
सफ़ेद कपड़े पहनने, कुर्ता पैजामा पहनना शुरू किया और साथ में गांधी टोपी, जो उसका बाद में ट्रेडमार्क बना और इतना मशहूर हुआ कि शायद उस टोपी के बिना लोग अरुण गवली को पहचान भी नहीं सकते थे। तो ये एक जो उसने चेहरा बदला अपना, उससे शिवसेना सरकार काफ़ी हरकत में आई और एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया कि किसी न किसी हर हालात में अरुण गवली के पर काटने चाहिए, नहीं तो इसकी उड़ारी कहीं ना कहीं शिवसेना के लिए बड़ा खतरा लेके आएगी। उसी दौर में जो एक एक करके लोग मारने शुरू हुए, देखिए आप कि जो लोग 12, 15, 20, 22 मर्डर करके दगड़ी चाल में रह रहे थे, पैरोल जंप करके, बेल जंप करके, उनको 97 तक किसी पुलिस वाले ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब ऊपर से प्रेशर आया पॉलिटिकल मास्टर से, तो एक एक करके चुन चुन के मारना शुरू किया गया। ठक्कर जो नटवरलाल देसाई बिल्डर का मर्डर जो गणेश भोसले ने किया 19 तारीख को, 2 दिन के बाद 21 तारीख को गणेश भोसले का एनकाउंटर कर दिया जाता है, करने वाला विजय सलास्कर और उसकी टीम। उसी तरह सदा मामा का मैंने आपको किस्सा सुनाया, कैसे अपनी रिश्तेदारों के साथ, अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ शिरडी जा रहा था, उसका मर्डर हुआ, उसका एनकाउंटर किया गया। तो ये इस तरीके से, और उसी तरह विजय टाडेल उसके साथ था, वो भी मारा गया। उसके पहले तानिया कोली, जिसने अमर नायक के, अश्विन नायक के ससुर को मारा था, उसका एनकाउंटर किया गया। उसको अमर नायक के लोगों ने मार दिया। तो काफ़ी सारे लोग गैंग वार में मारे गए। जो बाकी बचे थे वो पुलिस ने मारने शुरू कर दिए। तो 97 तक सबसे पहले जो इनकी आपस की दुश्मनी में जो सबसे बड़ा मर्डर हुआ, जो मैंने कल आपको किस्सा सुनाया छोटा बाबू का, वो उसने पूरे गैंग को हिला के झंझोड़ के रख दिया। छोटा बाबू कोई छोटा आदमी नहीं था। उसका बाप अपने ज़माने में दगड़ी चाल में रहता था और पास में एक दारू का, जुए का अड्डा चलाता था। और वो जो अड्डा था वो गवली गैंग की जो शुरुआती दिन थे, जिनमें बाबू रेशम, रमा नायक, अरुण गवली, छोटा बाबू, ये सब, जो छोटा बाबू का बाप था बड़ा बाबू, उसके अड्डे पे बैठते थे। और जितने उस दिनों में कांड हुए, जिनमें शशि रासम का मर्डर या पारसनाथ पांडे का मर्डर, या और इस किस्म के जो अरुण गवली के शुरुआती दिन थे, उनमें जितने प्लानिंग हुई सब हुआ, वो बड़ा बाबू के अड्डे पे होती थी। और उसका बेटा छोटा बाबू दगड़ी चाल में रहने वाला अरुण गवली का खास भाई बना, जो मैंने कल आपको पूरा किस्सा सुनाया। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो छोटा बाबू के मर्डर के बाद एक तरीके से अरुण गवली गैंग का जो पस्त होना होता है, टूटना, बिखरना, वो शुरू हुआ। बहुत बड़ी अंदरूनी लड़ाई चली। अरुण गवली ने जो एक चाल चली थी, एक जो सब्ज़ बाग दिखाए थे अपने लोगों को कि मैं अभी पॉलिटिशियन बन जाऊंगा, सफ़ेद पोश बन जाऊंगा, मैं अभी आने वाले समय में अपने हाथों से कोई ऐसा काम नहीं करूंगा कि जिससे फिर हथकड़ियाँ मेरे हाथों में लगे और मुझे फिर जेल जाना पड़े। लेकिन वो बात हुई नहीं। तो उसने सबको ये सब्ज़ बाग दिखाया कि मेरे ये एक्टिव क्रिमिनल लाइफ छोड़ने के बाद सदा पावले को बोला तू सबसे बड़ा बॉस होगा, सुनील घाटे को बोला तू सबसे बड़ा बॉस होगा, छोटा राजन को बोला था मेरे बात तो तू ही संभालेगा, मेरा भाई है। तो इस तरीके से एक एक लोगों को आपस में अंदर खाते एक पावर स्ट्रगल जो थी, उसकी जो ग्राउंड थी, ज़मीन तैयार हो गई। हर आदमी अपने आप को बॉस समझने लगा, अरुण गवली की कुर्सी पे बैठने का हकदार समझने लगा। और उसी में ये सब लड़ाइयाँ जो हुई, उसमें सबसे बड़ा शिकार हुआ छोटा बाबू। वो किस्सा मैंने कल आपको सुनाया। और उसके बाद जो एक एक आदमी भागना शुरू हुआ,
सदा पावले और विजय टांडेल ने अंदर खाते ये सोचा कि हम अभी तो ये बहुत बड़ा कांड आगे आगे बढ़ेंगे, प्रेशर बहुत बढ़ रहा है। तो उसके पहले सुनील घाटे की एग्जाम्पल इनके सामने थी, जिसने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दे के पेश हो गया था कि मैं आज के बाद ये पूरी ज़िंदगी छोड़ना चाहता हूँ क्राइम की, मुझे एक मौका मिलना चाहिए, मेरा एनकाउंटर नहीं किया जाना चाहिए, मेरे जो केस हैं सब साथ में चला के जो सज़ा होती है वो दे देनी चाहिए। और वो बड़े तरीके से जिसको बम्बई की भाषा में कहते हैं वो पतली गली से बाहर निकल गया। हाई कोर्ट के कहने पे उसके ऊपर केस चले, उम्र कैद की सज़ा हुई और वो उम्र कैद की सज़ा भुगत के अभी 1 महीना पहले पूना जेल से बाहर आके वो तलेगांव के पास उसने एक रिजॉर्ट बनाया, एक पेट्रोल पंप बनाया, वहाँ अपना धंधा कर रहा है। दगड़ी चाल से उसका कोई लेना देना नहीं। तो इसी तरह सदा पावले और विजय टांडेल ये लोग शिरडी जाके भगवान के दर्शन करके कसम खाना चाहते थे कि हम भी आज के बाद सब छोड़ के एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। लेकिन वो खबर उनके जाने की ये भी कहा जाता है कि सदा पावले जहाँ रहता था दगड़ी चाल के अंदर पहले माले पे, पहले फ्लोर पे, वहाँ पे उसके ऊपर विजय सलस्कर ने वॉच रखी हुई थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि पुलिस का एक आदमी दगड़ी चाल के अंदर बैठ के छोटा अरुण गवली के एक खास आदमी के ऊपर निगाह रख रहा था। तो बहुत दिनों तक सदा पावले घर से बाहर नहीं निकला। उसने बड़े तरीके से अपनी बीवी को जिसके रिश्तेदार मझगांव में रहते थे निकाल के वहाँ पे भेज दिया पुलिस को चकमा देने के लिए। लेकिन उसके बच्चे, बेटा और बेटी उसके साथ रहे। उसको लगता था कि मेरे बच्चों के सामने शायद पुलिस एनकाउंटर नहीं करेगी मेरे घर में, लेकिन बीवी को पहले सेव करने के लिए मझगांव अपने रिश्तेदारों के पास भेज दिया। और ये भी कहते हैं कि उसका मझगांव में एक दूसरा घर लेके रखा हुआ था, जिस तरह छोटा बाबू ने भी मझगांव में एक घर लेके रखा हुआ था। वो एक किसी बिल्डर ने कोई डेवलप किया था, वहाँ पे लोगों ने घर ले लिए थे। तो एक अचानक सदा पावले को बाहर निकालने के लिए कि घर से बाहर निकले तो इसका एनकाउंटर किया जाए, तो विजय सलस्कर की टीम ने अपना वो आदमी वहाँ से हटा लिया। उसके हटने के बाद जो पीछे की खिड़की थी फर्स्ट फ्लोर की, वहाँ से रात को कूद के उसको सदा पावले को लगता था कि मेन गेट से बाहर निकलूँगा तो शायद वहाँ वॉच रखी होगी, तो वो पीछे वाली खिड़की से कूद के फर्स्ट फ्लोर पे, और कहते हैं कि उसको कोई चोट भी लगी थी, वहाँ से निकल के वो अपना मझगांव जाता है अपनी बीवी के पास, और वहाँ से अपने बच्चों को दूसरे आदमी के थ्रू रातों रात निकाल के मझगांव में अपनी बीवी के पास बच्चों को छोड़ के वो आदमी जाता है घाट के ऊपर विद्या विहार, जहाँ पे उसका भाई रहता है उसके पास, और उसके साथ उन्होंने जाना। उसी तरह जो विजय टांडेल था जो 2nd फ्लोर पे रहता था दगड़ी चाल में, वो भी उसी रात को निकल के चकमा दे के पुलिस की टीम को वो भी सीधा विद्या विहार पहुंचा। वहाँ पे सदा पावले के भाई के साथ मिलके सदा पावले की गाड़ी में, फिएट गाड़ी में वो लोग शिरडी जाने वाले थे। तो वो किस्सा मैंने आपको सुनाया। तो उसी तरह जो बाकी लोग थे वो भी एक एक करके दगड़ी चाल छोड़ के भागने लगे और कहीं ना कहीं पनाह लेने लगे छोटी दगड़ी चाल में, या सिवड़ी में इनका एक और सेफ हाउस बनाया हुआ था, वहाँ पे जाके बहुत सारे लोग रुके। तो करते करते ये हुआ कि अरुण गवली अकेला पड़ने लगा, उसके एक एक करके आदमी मारे गए। एक ही ज़्यादा नामचीन आदमी बचा था जो एंड तक उसके साथ रहा, वो था DK बॉस, दिलीप कुलकर्णी, बहुत बड़ा शार्प शूटर, हट्टा कट्टा आदमी। और वो भी छोटी दगड़ी चाल में BIT चौल में वो 13 नंबर बिल्डिंग में उसका एक घर था, दूसरा उसका घर एक 14 नंबर में था, एक 16 नंबर में था। तो 3 छोटे छोटे घर थे, एक उसके बाप का, एक उसका अपना, एक उसके भाई का। तो ये लोग जो 13 नंबर बिल्डिंग थी जिसमें माली भाई रहता था, ये सब लोग उसके 2nd फ्लोर पे बैठ के एक ज़माने में सब लोग कैरम खेला करते थे। कैरम खेलना एक बहाना था। एक्चुअली जब ये सब लोग जो बचपन के दोस्त थे, छोटा बाबू, सदा पावले
वकील, ये लोग सब और अरुण गावली खुद ये सेकंड फ्लोर के गलियारे में बैठ के, कमरे में नहीं बैठते थे। तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा आज, जो उस गलियारे में बैठ के अरुण गवली कैरम कैसे खेला करता था। तो एक्चुअली वो कैरम की गेम नहीं होती थी, वो किसी की गेम बजाने का के पहले की एक तैयारी करने की मीटिंग हुआ करती थी। जो बड़ा एक्शन होता था उसकी प्लानिंग सारी उस 13 नंबर के सेकंड फ्लोर के गलियारे में होती थी, कैरम के टेबल पर बैठ के। और उसके बाद थोड़े दिनों के बाद बहुत बड़ा कांड शहर में हो गया होता था। तो मीटिंग वहाँ पे होती थी। जो किलर, जो जिनको काम पे भेजना होता था, वो ग्राउंड फ्लोर पे बैठा करते थे। सेकंड फ्लोर के ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की रखवाली भी करते थे और उनको वहाँ पे छुपा के रखा जाता था। और एक्शन वाले दिन कुछ घंटे पहले दगड़ी चाल से एक आदमी सामान लेके, सामान जिसको हथियार को सामान कहते हैं ये लोग, वो AK-47 हो या कार्बाइन हो या ग्लॉक हो या कोई पिस्टल हो, रिवाल्वर हो, वो सब गोलियां बारूद लेके दगड़ी चाल से एक आदमी उस 13 नंबर बिल्डिंग में आया करता था और इन लोगों को हथियार दे के काम पे भेज दिया जाता था। और उनके पीछे एक गाड़ी, एक टीम ऐसी रहती थी कि काम करने के बाद इमीडिएटली वो हथियार वापस जमा कर लिए जाते थे और आदमियों को वहाँ से भगा दिया जाता था। तो ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस था। तो अब बात रही DK बॉस की। DK बॉस अकेला आदमी था जो 1997 में जब अरुण गवली का गैंग 80-85% ख़त्म हो गया था, वो एंड तक अरुण गवली के साथ रहा। और 2002 में उसका भी एनकाउंटर होता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले अरुण सदा मामा का और विजय टांडेल का हुआ। जिनको उनकी फैमिली के सामने मारा गया। बहुत अजीब लगता है कि आपने किसी का एनकाउंटर करना है तो ऐसी हालात में कीजिए कि वहाँ पे बच्चे, लेडीज़, औरतें नहीं हों या भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं हो। वैसे भी होता तो ये था कि पकड़ा आदमी को कहीं पे जाता था, उसको मारा कहीं और पे जाता था और उसकी लाश और जो फाइनल एनकाउंटर स्पॉट जो जिसे कहते हैं, वो तीसरी जगह दिखाई जाती थी। ये दोनों लोग मंदिर जा रहे थे। उसके पहले वकील भी मंदिर जा रहा था अपनी ज़िंदगी सुधारने के लिए, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हो सके। प्यारे जरूर भगवान को हो गए। उसी तरह 2002 में DK बॉस अकेला ऐसा शख्स था जो पूना के पास एक बड़े पुराने प्राचीन मंदिर में अपनी फैमिली के साथ, अपनी बीवी के साथ, उसके 2 बच्चे साथ में, छोटे छोटे, 4 साल का, 5 साल का, 3 साल का, वो उसके साथ, वो भगवान के दर्शन करके वो भी सब छोड़ना चाहता था। और वो भगवान के दर्शन करके अपने फैमिली बच्चों के साथ जैसे ही मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, तो फिर उसी विजय सलास्कर की टीम ने उसको वहाँ पे रोका। उसको घर वालों के सामने उसको हथकड़ी लगाई गई। उसको पुलिस के व्हीकल में बैठा के वहाँ से ले गए और बीवी बच्चों को वहीं छोड़ दिया। उसको वहाँ से ला के, कहते हैं जो अंदर के लोग, जो मैंने बात की पिछले बहुत दिनों से, कि कसारा घाट में ला के उसको उसके पाँव में और पेट में गोलियां मारी गई कि वहाँ कहीं भागने की कोशिश नहीं कर सके। तो अधमरा उसको वहाँ पे करके कसारा घाट में, जहाँ शांति होती है, तो उसको लाते लाते मुंबई के परेल चंद पोकली इलाके में एक वोल्टास की फैक्ट्री हुआ करती थी, अब तो बंद हो गई शायद। वोल्टास की फैक्ट्री के गेट के सामने एक विक्की बार थी बहुत मशहूर, जहाँ पे अरुण गवली के गैंग के लोग भी आते जाते थे, अमर नायक के लोग भी आते जाते थे। तो विक्की बार काफ़ी मशहूर थी। और देखिए कि कसारा से उसको इंजर्ड करके, अधमरा करके, कसारा घाट जो है वो बॉम्बे पूना के बीच में पहाड़ी इलाका है, और आधी रात को, दिन में, कहीं भी वहाँ पे घाट पे जो है वो शांति से नज़र आती है, तो वहाँ उसको मार के लाया गया। और जैसे विक्की बार के बाहर गाड़ी पुलिस ने रोकी, उसको गाड़ी के अंदर ही 4-5 गोलियां मारी गई उसके छाती में।
उसको मारा गया और हवा में फायर किए गए, ये दिखाने के लिए कि गोलियां चली हैं और कुछ ना कुछ हो गया है। तो जैसे ही लोग आए उनको पता चला कि डी के बॉस को गोलियां मार के वहाँ रोड के ऊपर फेंका गया था। और ये एक बड़ा अजीब किस्म का वो एनकाउंटर, पकड़ा कहाँ से, ज़ख्मी कहाँ पे किया, और अंत में एनकाउंटर दिखाया गया मुंबई की एक ख़ास बार जो अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़ी हुई थी उसके सामने लाके उसकी लाश को फेंका गया। और वो दिन था 2002 का, जब एक तरीके से अरुण गवली का गैंग पूरी तरह ख़त्म हो गया। कुछ चंद लोग छोटे मोटे बच्चे बचे थे, वो भी सब 2004 में शिवसेना के नेता जब संदेह करके मर्डर में इन्वॉल्व हुए, अरुण गवली उसमें इन्वॉल्व हुआ। राकेश मारिया की नज़र के नीचे वो पूरी इंक्वायरी की गई और उस केस में अरुण गवली को उम्र कैद की सज़ा लगी। वो उम्र कैद जो 14 साल में ख़त्म नहीं होगी तब तक चलेगी जब तक अरुण गवली जिंदा है। तो डॉन अभी जिंदा है लेकिन गैंग ख़त्म हो चुका है। अब वो डॉन बिल्डर और डेवलपर बनने की फिराक में है। दगड़ी चाल की नई उसारी हो रही है। 4-5 साल में वो बिल्डिंगें कंप्लीट होगी, लोगों को नए घर मिलेंगे। उसके बाद अरुण गवली, उसकी फैमिली का क्या रोल होगा वो देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही। आने वाले दिनों में नए किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।